मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर से मैं आपको विज्ञान का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, इट मींस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों, आज इस चैप्टर का है लेक्चर नंबर 1 और इस लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि धातु क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अधातु क्या है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसके अतिरिक्त मैं आपको धातु और अधातु की केमिकल प्रॉपर्टीज, इट मींस रासायनिक गुणों को भी बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपने कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाइए इस लेक्चर को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। तो बच्चों, अब बिना कोई देरी किए हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि धातु क्या है और अधातु क्या है। बच्चों, धातु और अधातु को समझने से पहले आपको तत्व की कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि तत्व क्या होते हैं, इट मींस एलिमेंट्स क्या होते हैं। क्या क्लियर बच्चों आपको होना चाहिए कि तत्व क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। ये बच्चों इसलिए ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं धातु एवं अधातु, ये विज्ञान का तो चैप्टर है, साथ ही साथ ये केमिस्ट्री का भी चैप्टर है और केमिस्ट्री में तत्व और उनके यौगिकों का ही अध्ययन किया जाता है। और ये धातु और अधातु जो हैं ये तत्व हैं, ये क्या है, तत्व हैं। लेकिन तत्व से इनका रिलेशन किस तरह से है, इसको समझने के लिए आपको तत्व की नॉलेज होनी चाहिए। बच्चों, तत्व जो होते हैं वो द्रव्य के सरलतम रूप होते हैं। ये वाला द्रव्य बच्चों, द्रव्य, मैटर, तत्व जो होते हैं वो द्रव्य के सरलतम रूप होते हैं और ऐसे सरलतम रूप होते हैं जिनके भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण निश्चित होते हैं और जिनको किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रम के द्वारा दो या दो से अधिक भिन्न गुणों वाले द्रव्यों में विभाजित नहीं किया जा सकता और ना ही उनसे प्राप्त किया जा सकता है। और बच्चों, तत्व के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि तत्व समान परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं। बच्चों, तत्व में एक परमाणु हो सकता है और एक से अधिक भी परमाणु हो सकते हैं, लेकिन उन सारे परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान होंगे जिनसे मिलकर के तत्व बना होगा। अब बच्चों, तत्व को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। तीन कैटेगरी में बांटा गया तत्व को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी? पहली कैटेगरी है धातु, दूसरी कैटेगरी है अधातु और तीसरी कैटेगरी है उपधातु। उपधातु, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स। बच्चों, अभी तक लगभग 120 तत्वों की खोज हो चुकी है और इनकी खोज लगातार जारी है। इन 120 तत्वों में से मात्र 8 तत्व ऐसे हैं जो उपधातु की कैटेगरी में आते हैं। बचे हुए तत्व या तो धातु हैं या अधातु हैं। धातु हैं या अधातु हैं। अब बच्चों, धातु क्या है, इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं और अधातु क्या है, इनकी पहचान कैसे कर सकते हैं, इस चीज को आपको समझना है। बच्चों, ऐसे तत्व जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है उन तत्वों को धातु कहा जाता है। जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है उन तत्वों को धातु कहा जाता है। और धातुओं में जो अन्य विशेषताएं हैं उनको भी आप ध्यान में रखिए कि धातुएं जो होती हैं उनसे तार बनाए जा सकते हैं। तार बनाए जा सकते हैं या तार बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि धातुओं को ताना जा सकता है, खींचा जा सकता है, जिस वजह से धातुओं से तार बन जाते हैं। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक की लाइनें होती हैं उनमें जो तार यूज होता है वो धातु का ही होता है। जो मेन लाइन होती है उसमें एल्युमिनियम धातु का तार होता है। जो घरों में आपके वायरिंग होती है उसमें कॉपर धातु का तार होता है। इट मींस धातुओं से तार बनाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धातु में तन्य होती हैं, डक्टाइल होती हैं। और बच्चों, इनके बारे में क्या है, ये धातु में अगर आप इनको हथौड़े से पीटेंगे तो धातु में टूटती नहीं है, बल्कि उनका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है।
धातुओं के इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। आघात वर्धनीयता मतलब आघात, हथौड़े से आघात आप देंगे, इट मींस आघात देंगे और ये आघात धातुएं बर्दाश्त कर लेती हैं, सहन कर लेती हैं। इस वजह से इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं और ऐसी धातुओं को आघात वर्ध कहते हैं। धातुओं क्या, ऐसे तत्वों को आघात वर्ध कहते हैं। इट मींस धातुएं आघात वर्ध होते हैं, आघात वर्ध होती हैं, इनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। कहने का मतलब इनको हथौड़े से पीटने पर ये टूटती नहीं है, बल्कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा बच्चों धातुओं में क्या विशेषता है? धातुओं में अगर आप ऐसे समझो, अगर आप धातु की कोई छड़ लिए हैं और उसका एक अपोजिट सिरा, एक सिरे से आप उसको पकड़े हैं और दूसरे सिरे को ऐसे, मान लो ये सिरा अपने हाथ में पकड़े हैं और इस सिरे को आप गर्म कर रहे हैं, बर्नर से गर्म कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जिस सिरे को गर्म करेंगे सबसे पहले उस भाग का टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन आप देखते हैं कि धीरे धीरे जिस सिरे को आप पकड़े हैं उस सिरे तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है, उस सिरे तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है। अगर ये प्रोसेस कंटिन्यू जारी रहती है तो जिस सिरे को आप पकड़े हैं वो सिरे को पकड़े रह पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ता चला जाता है। इट मींस जो ऊष्मा है वो इसमें फ्लो होती चली जाती है, ऊष्मा का संचालन धातुओं में होता चला जाता है। इस वजह से पूरी धातु का टेम्परेचर यानी कि पूरी धातु में ऊष्मा फैल जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कि धातु में ऊष्मा की चालक है, यानी कि ऊष्मा की सुचालक है। इसी तरह से बच्चों अगर धातु की कोई छड़ है, उसके एक सिरे पर अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि पलक झपकते ही पूरे धातु में वो विद्युत धारा फैल जाती है। इसका मतलब है कि धातु में विद्युत की भी सुचालक होती है। ऐसा बच्चों इसलिए होता है कि क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश भाग का कार्य करते हैं और वो आवेश को एक दूसरे में ट्रांसफर करते चले जाते हैं। इसी कारण से जो विद्युत धारा है वो पूरे धातु में फैल जाती है, तुरंत ही पूरे धातु में फैल जाती है। विद्युत धारा क्या है? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश का प्रवाहित होना है ना, आवेश का प्रवाहित होना विद्युत धारा से संबंधित है, यानी कि आवेश के प्रवाहित होने की दर को, आवेश के प्रवाहित होने की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। जिस दर से आवेश प्रवाहित होता है, जिस दर से आवेश प्रवाहित होता है उसी दर से विद्युत धारा भी प्रवाहित होती है। तो इसका मतलब है कि धातु में ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो बच्चों यहाँ पर इतनी सारी बातें मैंने धातुओं के बारे में बता दी, इनको जरा समराइज करते हैं। धातु में पहली बात तो ये कि धातुओं में एक विशेष चमक होती है जिसको धात्विक चमक कहते हैं। दूसरी बात, धातु में तन होती हैं अर्थात इनसे तार खींचे जाते हैं। तीसरी बात, धातुएं आघात वर्ध होती हैं अर्थात इनको हथौड़े से पीटने पर ये टूटती नहीं है बल्कि इनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाती है। चौथी बात, धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो ये तो मैंने धातुओं की पहचान आपको बता दी। अब धातुओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो आपको मैं अब बताने जा रहा हूं, उसी से हम इसकी डेफिनेशन देने वाले हैं। बच्चों धातुओं में एक ऐसा गुण होता है कि ये ऐसे तत्व हैं, धातु में ऐसे तत्व हैं जो धनायन बनाते हैं। और बच्चों धनायन तभी बनता है जब तत्व से इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। तत्व से इलेक्ट्रॉन जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक वो तत्व धनायन में कन्वर्ट नहीं होता है। यानी कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। जैसे मैंने यहां पर सोडियम को लिख रखा है। सोडियम, ये सोडियम तत्व है, ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और एक इलेक्ट्रॉन चूंकि इसने बाहर निकाला तो इस पर एक धनावेश आ जाता है। चूंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, जब ऋण बाहर निकलता है तो व्यक्ति धनी होता है। तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला एक धन आएगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे दो धन आएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तीन धन आएंगे। तीन से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाना पॉसिबल नहीं है। ये आपको आगे की कक्षाओं में क्लियर कराया जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर आप इसी पर फोकस करिए, नहीं तो हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि तीन से अधिक इलेक्ट्रॉन कोई भी तत्व त्यागता नहीं है। तो सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इस पर एक धनावेश आ गया और ये धनायन में कन्वर्ट हो गया। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसलिए मैग्नीशियम पर दो धनावेश आता है।
एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए एल्युमिनियम पर 3 धनावेश आता है। इट मीन सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम क्या है? धातु हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। अब बच्चों आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागते क्यों? बच्चों इसके लिए आपको थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा। बच्चों केवल अक्रिय गैस तत्व ऐसे होते हैं, जितने भी तत्व हैं उन तत्वों में केवल अक्रिय गैस तत्व होते हैं जो रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं, यानी कि जो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, और बचे हुए शेष सारे तत्व अक्रिय गैस तत्वों जैसा बनना चाहते हैं। और बच्चों इसके लिए तत्व या तो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, या इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। बच्चों इलेक्ट्रॉन साझा करने से भी तत्वों को स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है, लेकिन इससे तत्वों के ऊपर आवेश उत्पन्न नहीं होता है, और बच्चों इससे सहसंयोजी बंध बनता है। तो ये केस अभी आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल इलेक्ट्रॉन त्याग करना और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला केस ही पढ़ना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करने से तत्व के ऊपर धनावेश उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से तत्व के ऊपर ऋणावेश उत्पन्न होता है। अब बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए, और कौन से तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए। बच्चों ऐसे सारे तत्व जिनके बाह्यकोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, और ऐसे तत्व जिनके बाह्यकोश में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। अब बच्चों स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बार बार कह रहा हूं, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। बच्चों अभी मैंने आपको कहा था कि सारे तत्व अक्रिय गैस तत्वों जैसा बनना चाहते हैं, और अक्रिय गैस तत्वों में एक विशेषता होती है कि सारे अक्रिय गैस तत्वों में, अब सारे अक्रिय गैस तो नहीं बच्चों, इसमें एक अपवाद है हीलियम का। हीलियम को छोड़ करके जितने भी अक्रिय गैस तत्व हैं उन सभी के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि अष्टक विन्यास इनके पास होता है। बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास को अष्टक विन्यास कहा जाता है, और 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाली व्यवस्था एक स्थायी व्यवस्था होती है। जिन तत्वों के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। तो सारे तत्व क्या काम करते हैं? अक्रिय गैस तत्वों को छोड़ करके अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अब बच्चों देखिए यहां पर अक्रिय गैस तत्वों के बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूं, तो सबसे पहले आप अक्रिय गैस तत्वों को जान लीजिए कि कौन कौन से तत्व अक्रिय गैस तत्व की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों इसे मैं साफ कर रहा हूं, अगर आपको इसकी जरूरत है तो कहीं नोट कर लो, वरना इसे मैं अब हटाने जा रहा हूं। तो बच्चों अब इसे हम हटाते हैं और आपको बताते हैं कि अक्रिय गैस तत्व कौन कौन से हैं। बच्चों अक्रिय गैस तत्वों की श्रेणी में आते हैं हीलियम, सबसे पहले आता है हीलियम, फिर आता है नियान, फिर आता है आर्गन, आर्गन, फिर आता है क्रिप्टन, फिर आता है जीनन, और फिर आता है रेडन। हीलियम है, ये नियान है, ये आर्गन है, ये क्रिप्टन है, ये जीनन है, ये रेडन है। बच्चों इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है, और इसका 86 होता है। बच्चों इन सबके जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हीलियम को छोड़ करके ये जितने भी तत्व हैं, चाहे वो नियान हो या आर्गन हो या क्रिप्टन हो या जीनन हो या रेडान हो, अगर बच्चों इनके नाम में आपको कोई दिक्कत है तो नाम मैं आपको जरा बता दे रहा हूँ। क्रिप्टन, इसका नाम है जीनान, और इसका नाम है रेडान। बाद बाकी का आप जानते होंगे। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो नियान का क्या आता है? 2, 8, पहले कोष में 2, दूसरे कोष में 8। आर्गन का क्या आता है? 2, 8, 8। बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको नहीं आता है, आप नहीं सीख पाए हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम जरूर बताइएगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, तो मैं इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। बच्चों इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 18 वाला सीखना चाहते हैं तो मेरे 11th क्लास के प्ले ग्रुप पे जाकर के उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला लेक्चर वीडियो चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है। उसमें 2, 8, 18 वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं उसमें को मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। उसे आप देख लेंगे एक बार टाइम निकाल के, तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम से आने लगेगा।
ये बहुत जरूरी है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। इसी तरह से जब इसका करते हैं क्रिप्टन का, तो इसके भी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह से इन सब के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और इस वजह से 8 इलेक्ट्रॉन वाली व्यवस्था को स्थायी व्यवस्था माना जाता है। अब बच्चों मैं ये कह रहा था कि जिन तत्वों के बाहरी कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे कि बच्चों अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। बच्चों किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, इट मीन सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बच्चों तो आता है 2, 8, 1। अब आप देख पा रहे हैं कि इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, आप जरा विचार करिए बच्चों। 8 इसको करना है बाहरी कोष में, इसके लिए अगर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी 8 हो पाएंगे। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको बताया कि अधिकतम आप 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 3 दे सकते हैं। तो ये वाला तरीका संभव नहीं है। तो अब दूसरा तरीका क्या है, ये अपने बाहरी कोष यानी कि अभी इसका बाहरी कोष तीसरा है, इसका तीसरा कोष जो बाहरी है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकाल दे तो अब इसका बाहरी कोष तीसरा ना रहकर कौन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और दूसरे में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इट मींस इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बच्चों इस तरह से आप ऐसे समझो, मैं ये कर रहा हूं Na और 1 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकाल दिया तो इस पे आवेश कितना आ जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा। अब आप सोचो, अभी ये है 2, 8, 1 वाली स्ट्रक्चर में, अब 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ गया, 2, 8, यानी कि अब इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये रासायनिक रूप से हो गया निष्क्रिय, क्योंकि इसने अष्टक विन्यास प्राप्त कर लिया है। तो बच्चों अब आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से बच्चों मैग्नीशियम का मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है। तो बच्चों मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है 2, 8, 2। इसके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बच्चों अगर ये 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी यही बात होती है कि ये अपने यहाँ पर इसका बाहरी कोष ये तीसरा कोष है, ये तीसरे कोष के दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और तीसरा कोष खत्म कर देता है। और जब तीसरा कोष खत्म हो जाता है तो इसका बाहरी कोष फिर हो जाता है दूसरा, और दूसरे में पहले से 8 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। तो इस तरह से बच्चों जिनके बाहरी कोष में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। तो बच्चों यही इसकी सबसे सेलेक्टेड डेफिनेशन बैठती है धातु की, कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। तो बच्चों अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज समझ में आ गई हो। बच्चों धातुओं में कुछ विशेष गुण भी होते हैं, वो विशेष गुण मैंने यहाँ पे नोट में समराइज कर दिए हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है सोना व चांदी सबसे अधिक आघातवर्ध धातुएं हैं, यानी कि सबसे ज्यादा ये आघात सहन करने वाली धातुएं हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 ग्राम सोने से, आप जानते हो 1 ग्राम बहुत कम मात्रा होती है, 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आप इससे कल्पना कीजिए कि सोना कितना अधिक आघातवर्ध है, कितनी ज्यादा ये आघात सहन कर सकता है। बच्चों नंबर 2 में मैंने लिखा मरकरी। मरकरी का बच्चों सूत्र होता है Hg और इसको पारा भी कहते हैं। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। मरकरी आपने देखा होगा कि जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो एक थर्मामीटर आपके मुंह में, जीभ के नीचे लगा देता है। तो वो थर्मामीटर में क्या होता है, उसमें पारा भरा होता है और पारा द्रव अवस्था में होता है। तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता है पारा उसमें तेजी से ऊपर की तरफ भागता है। उस पैमाने पर मार्क बने होते हैं, फ़ारेनहाइट में बने होते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में बने होते हैं। जहां तक वो पारा उस थर्मामीटर में ऊपर चढ़ता है और जिस मार्क तक जाता है उसी मार्क के अकॉर्डिंग जो रीडिंग होती है वही आपका टेम्परेचर हो जाता है। तो बच्चों पारा एक धातु है और आपने देखा कि पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर, कमरे का ताप का मतलब सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। बच्चों पारा के अतिरिक्त कोई भी ऐसी धातु नहीं है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में हो। अधिकांश धातुएं यानी कि पारा को छोड़कर शेष सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है, तो आप आंसर में लिखेंगे पारा, इट मींस Hg।
इसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है कि क्षार धातुएं। क्षार धातुओं में मैंने यहाँ पे लिखा है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। इतनी अधिक मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। बच्चों इनको क्षार धातुएं इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके रासायनिक गुण, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसमें आपको बताऊंगा कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं जब उनको जल में घोलते हैं तो वो क्षार बनाते हैं। और उनमें से कौन सी धातुएं? क्षार धातुएं। अब बच्चों क्षार धातुएं आप कैसे याद करें? बच्चों इसे आप जल्दी से नोट कर लो। इसको मैं हटा रहा हूं, आपको क्षार धातुएं कौन कौन है ये बताने जा रहा हूं। तो बच्चों इसको जल्दी से हटा लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं इसे हटाता हूं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्षार धातुएं कौन कौन सी है। बच्चों आपको ये जानना बहुत जरूरी है। बच्चों क्षार धातुओं में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम बच्चों रेडियो एक्टिव होता है। ये नाम आप जानते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इसका नाम शायद आप नहीं जानते होंगे, रुबिडियम। रुबिडियम, सीजियम, ये सब आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे आप कक्षाएं आपकी बढ़ती जाएंगी ये सब आपके सामने आता जाएगा। इसका नाम है बच्चों फ्रांसियम। अब इनको आप कैसे याद रख पाए इसके लिए मैं बच्चों आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ली ने की रब से फरियाद, ये स्लोगन आप याद कर लीजिए। ली ने की रब से फरियाद, ली ने की रब से फरियाद। यहाँ ली का आशय है बच्चों एलआई से, ने का आशय है एने से, और एने मतलब बच्चों सोडियम, और की से मतलब है बच्चों के पोटेशियम, रब से मतलब है आरबी रुबिडियम, और से मतलब है सीएस सीजियम। तो ये बच्चों क्षार धातुएं हैं। ये क्या है? क्षार धातुएं। आप इनको इस तरह से याद रख पाएंगे अधिक समय तक और आप भूलेंगे नहीं। अगर आपने सही तरह से इसको तैयार कर लिया तो आप ये कभी नहीं भूलेंगे। कैसे याद करेंगे? ली ने की रब से फरियाद। हाँ, फरियाद में फरियाद से आशय है बच्चों एफआर, फ्रांसियम। तो ये ऐसी धातुएं होती हैं बच्चों, इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से काटा जा सकता है। और बच्चों इनमें से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं कि अगर इनको आप पानी में डाल दो तो ये तुरंत जल जाती हैं। अगर इनको पानी में डाल दो तो ये तुरंत जल जाती हैं, यानी कि ज्वलनशील होती हैं। इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए कैरोसिन ऑयल में रखते हैं। कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल, कैरोसिन ऑयल, इसको साधारण भाषा में कहते हैं मिट्टी के तेल। मिट्टी के तेल में रखते हैं क्योंकि वहां पे नमी नहीं होती है, तो इसलिए मिट्टी के तेल में ये सुरक्षित बनी रहती हैं। कौन सी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो बच्चों ये सारी बातें मैंने आपको धातु के बारे में बता दी हैं। अब मुझे लगता है कि आपको धातु की जानकारी हो गई होगी। डेफिनेशन में बच्चों मैं फिर कह रहा हूं, आप लिखेंगे वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। और धातुओं के ये मैंने सामान्य गुण लिख दिए हैं और ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं वो भी मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अब आप बच्चों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और कॉपी में करो इसको नोट। अब बच्चों मैं आपको अधातु बताने जा रहा हूं, ध्यान से बच्चों समझें आप। अधातु की पहचान के बारे में आपको सबसे पहले मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए बच्चों। अभी मैंने आपको जस्ट पहले धातु की पहचान बताई थी। धातु की जो पहचान है लगभग उसके अपोजिट अधातु की पहचान है। धातु की पहचान में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि धातुओं में एक विशेष चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। तो बच्चों अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है। और दूसरा पहचान मैंने आपको वहां बताया था कि धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इनके तार खींचे जा सकते हैं। लेकिन बच्चों अधातुएं तन्य नहीं होती हैं, यानी कि इनके तार नहीं खींचे जा सकते हैं। तीसरा पॉइंट बच्चों वहां यह था कि धातुएं आघात वर्ध होती हैं, यानी कि इनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है, यानी कि हथौड़े से पीटने पर ये टूटती नहीं बल्कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। अब बच्चों अधातुएं उसका ठीक अपोजिट है कि अधातुएं आघात वर्ध नहीं होती हैं, यानी कि इनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है बल्कि ये भंगुर होती हैं, भंगुरता का गुण होता है। इसका मतलब है कि अगर अधातु को हथौड़े से आप पीटते हैं तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं।
और चौथा पॉइंट मैंने बच्चों धातु में आपको बताया था कि ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, मतलब धातुओं में ऊष्मा का प्रवाह भी हो जाता है और विद्युत का प्रवाह भी हो जाता है, जबकि अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। अधातुओं में ना तो ऊष्मा का प्रवाह होता है ना विद्युत का प्रवाह होता है, यानी कि अधातु में ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। ये तो बच्चों इसके पहचान के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। अब बच्चों वहां पर मैंने आपको जो डेफिनेशन बताई थी कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं धातु कहलाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। मैंने आपको कहा था कि जिन तत्वों के बायकोष में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन मतलब 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं और ऋणायन बनाते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है क्लोरीन का, तो बच्चों आप जानते हो कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आता है 2, 8, 7। इट मींस क्लोरीन के बायकोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको 8 करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोष में हो जाते हैं। इट मींस ये अष्टक विन्यास यानी कि स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो ये क्या काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बच्चों इस पर ऋणावेश आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मतलब ही है ऋण। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे 1 ऋण, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे 2 ऋण, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करोगे 3 ऋण। तो बच्चों यहाँ पर Cl की पोजीशन क्या है 2, 8, 7 और जब ये Cl माइनस बना तो पोजीशन क्या हो गई 2, 8, 8 यानी कि इसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बच्चों अब अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 यानी कि 2, 6 पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा कोष इसका बाहरी कोष है और इसमें 6 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों ग्रहण कर लेता है ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये क्या बनाता है O2 माइनस। इसी तरह से बच्चों नाइट्रोजन का केस देख लो। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है यानी कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 यानी कि इसके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसको अष्टक विन्यास प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ये जब 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाते हैं तो ये भी स्थायी हो जाता है और ये आयन बनाता है Na3 माइनस। बच्चों एक बात छूट रही है, जब मैंने अभी अक्रिय गैसों की बात की आपके दिमाग में भी ये बात रह के आ रही होगी कि सर ने ये नहीं बताया कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है लेकिन ये भी अक्रिय है और जबकि इसके पास अष्टक विन्यास नहीं है क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों हीलियम का जो केस है वो थोड़ा डिफर है। वो किस तरह से डिफर है इसको मैं आपको बता रहा हूँ। हीलियम को अक्रिय गैस कहा जाता है जबकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसके पास बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। बच्चों होता क्या है, हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 2 ही होता है। पहले कोष में बच्चों अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका पहला कोष बाह्य कोष रहता है और पहला कोष बाह्य कोष रहते हुए पूर्ण होता है। कैसा होता है, पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है इसका पहला कोष और पहला कोष ही इसका क्या है, बाह्य कोष है। तो बच्चों हीलियम इकलौता ऐसा केस है जिसका पहला कोष बाह्य कोष है और बाह्य कोष ये जो है ये कंप्लीट है, यानी कि हीलियम का प्रथम कोष बाह्य कोष है जो कि पूर्ण है। तो इस वजह से हीलियम की इस व्यवस्था को भी स्थायी व्यवस्था माना जाता है, यानी कि हीलियम के इस विन्यास को स्थायी विन्यास माना जाता है। कहने का मतलब है कि जिन तत्वों का पहला कोष बाह्य कोष होता है, जिन तत्वों, अब तत्वों की बारी, अगर तत्वों की बात करें तो हीलियम अकेला केस है। आयनों की बात करते हैं, जिन आयनों के यानी कि जिन आवेशित परमाणुओं के, आवेशित परमाणु जैसे जिन आवेशित परमाणुओं का पहला कोष बाह्य कोष होता है और कंप्लीट होता है, उनकी व्यवस्था जो होती है वो स्थायी व्यवस्था मानी जाती है, यानी कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होती है वो स्थायी व्यवस्था होती है। इसका जरा मैं आपको एग्जांपल बता दूं। जैसे बच्चों हाइड्रोजन होता है, सबको पता है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है। अब बच्चों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है। अब हाइड्रोजन वाले केस में क्या होता है कि ये हैलोजनों से भी समानता प्रदर्शित करता है। हैलोजनों से, हैलोजन क्या होते हैं बच्चों,
ऋणात्मक तत्व होते हैं। तो अगर इसके हैलोजन जैसी स्थिति पे विचार करें तो इसको स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जब इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा तो इसका पहला कोष कंप्लीट हो जाएगा और पहला कोष ही इसका बाह्य कोष रहेगा। तो जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये हो जाता है H- और इसकी व्यवस्था हो जाती है 2। अभी व्यवस्था कितनी थी? 1 थी। तो आप देख रहे हैं कि ये स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, यानी कि हीलियम जैसा हो जाता है और ये क्या विन्यास प्राप्त कर लेता है? स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेता है। अब बच्चों अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,1। अब बच्चों लिथियम के केस से आपको इसको अच्छे से समझने में मदद मिलेगी। बच्चों लिथियम, अब लिथियम आखिरी गैस जैसा कैसे बने? तो बच्चों लिथियम हीलियम जैसा बनना चाहता है, यानी कि हीलियम जैसा बनने के लिए क्या चाहिए? इसको पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि इसका पहला कोष एकदम कंप्लीट चाहिए। अभी इसके पास 2 कोष हैं लेकिन दूसरे कोष में बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये चाहेगा कि दूसरे कोष से ये हमारा 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए और दूसरा कोष खत्म हो जाए, और दूसरा कोष जब खत्म हो जाएगा तो इसका पहला कोष बाह्य कोष हो जाएगा और बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, यानी कि ये हीलियम जैसा रहेगा। और बच्चों इस तरह के विन्यास को ड्यूट कहा जाता है। ड्यूट क्या कहा जाता है? ड्यूट। हीलियम के विन्यास को, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ड्यूट कहा जाता है। तो बच्चों जब लिथियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इस पर एक धनावेश आ जाता है, ठीक है। अभी इसकी व्यवस्था कितनी है? 2,1। अब इसकी रह जाएगी 2 और ये ड्यूट व्यवस्था है। कैसी है? ड्यूट है, यानी कि ये हीलियम जैसा हो गया, आखिरी गैस हीलियम जैसा हो गया, तो ये भी विन्यास स्थायी विन्यास मान लिया जाता है। तो बच्चों हीलियम की काफी मैंने डिस्कशन कर दी यहाँ पर। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब पहला कोष बाह्य कोष होता है और वो कंप्लीट होता है तो उसके विन्यास को भी स्थायी विन्यास मान लिया जाता है। तो बच्चों ये तो इससे डेफिनेशन बन जाती है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रेड करके रेडायन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। तो बच्चों ये अधातु की डेफिनेशन हो गई और ये अधातुओं के मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए हैं और ये इसकी सामान्य यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज भी बता दी हैं। इसमें कुछ स्पेशल बातें हैं जो मैंने नोट के अंतर्गत लिख दी हैं। बच्चों ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। इसके अतिरिक्त बच्चों जितने भी अधातु हैं वो या तो गैस अवस्था में रहते हैं या ठोस अवस्था में रहते हैं। केवल ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो समान ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ये भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखें। बच्चों आयोडीन, यहां मैंने ये कहा कि अधातुओं में कोई विशेष चमक नहीं होती है, तो आयोडीन इसका अपवाद है। आयोडीन में एक विशेष चमक पाई जाती है। तो ये चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और इसे जल्दी से कॉपी में नोट करो। अब बच्चों मैं आपको उपधातुओं के बारे में बताने जा रहा हूं। इट मींस मेटेलॉइड्स। जैसा कि बच्चों स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि उपधातुओं की संख्या 8 है और बच्चों ये ऐसे तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। कौन कौन से उपधातु हैं इनको आपको याद करना है। बच्चों पहला उपधातु है बोरान और फिर सिलिकॉन जर्मेनियम। ये बच्चों एक ही समूह में है, एक ही ग्रुप में है। आप जब आवर साइड पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बोरान तो बच्चों ग्रुप नंबर, अगर बात करें ग्रुप की, समूह की बात करें तो ये ग्रुप नंबर 13 में है। और बच्चों ये जो सिलिकॉन है ये ग्रुप नंबर 14 में है, ग्रुप नंबर 14 में है। जर्मेनियम भी ग्रुप नंबर 14 में है। आर्सेनिक अगला उपधातु है आर्सेनिक और ये बच्चों है ग्रुप नंबर 15 में। और ये भी है एंटीमनी भी ग्रुप नंबर 15 में है। टेलुरियम बच्चों ग्रुप नंबर 16 में है और पोलोनियम भी ग्रुप नंबर 16 में है। और आपका जो एस्टेटीन है ये ग्रुप नंबर 17 में है। तो बच्चों ये जब आप आवर साइड आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान रहेगा इनको तैयार करना। आप इस तरह से इनको तैयार कर सकते हैं। बोरान अलग तैयार करें, फिर सिलिकॉन जर्मेनियम को एक साथ तैयार करें, आर्सेनिक एंटीमनी को एक साथ तैयार करें, टेलुरियम पोलोनियम को एक साथ याद करें और एस्टेटीन को अलग याद करें। अभी बच्चों ये जो ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर 13 हो या ग्रुप नंबर 14 हो या ग्रुप नंबर
15 हो या ग्रुप नंबर 16 हो या ग्रुप नंबर 17 हो। बच्चों अगर हमारे चैनल पर आप जाएंगे, जो मैं शॉर्ट डालता हूं उसमें आपको पीरियडिक टेबल यानी कि जो आवर्स आईडी है, बच्चों तत्वों की क्या है, आवर्स आईडी है। इस आवर्स आईडी में ये जो ग्रुप है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ 13, 14, 15, 16, 17, ये सारे ग्रुपों को याद करने की जो ट्रिक है वो मैंने ऑलरेडी शॉर्ट के माध्यम से डाल रखी है। आप थोड़ा प्रयास करिए, थोड़ा शॉर्ट पे हमारे जाइए, शॉर्ट वाला लिंक ऑन करिए तो उसमें आपको शॉर्ट मिल जाएंगे, जिसमें आपको ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 ये सारे ग्रुप आपको मिल जाएंगे। और कैसे इनके तत्वों को आसानी से याद कर सकते हैं बच्चों, बहुत अच्छी ट्रिक मैंने बना के अपलोड कर रखी है। तो वहां से आप इसको अगर डिटेल में पढ़ना चाहें, तत्वों को याद करना चाहें तो आप वहां से इनको याद कर सकते हैं। नहीं तो अभी आप 10th में हैं तो आप इन्हीं तत्वों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये उपधातु है, इनको याद रखेंगे तो ठीक रहेगा। और अगर आप अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि आप ग्रुप में कितने तत्व हैं उनको आप याद कर लीजिए, उन्हीं में ये भी शामिल है। जैसे ग्रुप नंबर 13 की बात करें अगर, तो उसमें क्या क्या आता है, बोरान आता है, एल्युमिनियम आता है, गैलियम आता है, इंडियम आता है, थैलियम आता है। तो बच्चों इसको आसानी से याद करते हैं, बैंगन, आलू, गाजर, इनको तौलो। तो इस तरह से बच्चों ट्रिक मैंने बना बना के रखी है, तो आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से तत्वों को याद कर सकते हैं। तो बच्चों फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो और अपनी कॉपी में नोट करो। आप सोच रहे होंगे सर इसको लेंथी खींच रहे हैं, लेंथी इसलिए मैं कह रहा हूं बच्चों, अगर आपको आगे की क्लासों में पढ़ना है तो आपको कनेक्ट करते हुए आगे पढ़ना है, तो आपको आगे बहुत आसानी रहेगी। नहीं तो यहाँ 10th क्लास में तो धातु की आप डेफिनेशन याद कर लीजिए कि वे तत्व जो जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं धातु कहलाते हैं। धातुओं की संख्या 8 है, कौन कौन है इनके नाम याद कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा यहां से। अब बच्चों मैं आपको धातु और अधातु की केमिकल प्रॉपर्टीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से बच्चों समझिए। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑक्साइड बनाने का गुण। तो बच्चों धातु और अधातु दोनों ऑक्साइड बनाते हैं, दोनों ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि बच्चों हम एक धातु ले लेते हैं सोडियम, क्या ले लेते हैं, सोडियम, और इसकी ऑक्सीजन से अपक्रिया कराते हैं तो एक ऑक्साइड बनता है Na2O, सोडियम ऑक्साइड Na2O ये बनता है सोडियम, और आगे क्या लिख देंगे, ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बनता है। इसको बच्चों बैलेंस करने के लिए देखिए, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है, तो यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं। लेकिन बच्चों इससे पहले आप देखिए कि ऑक्सीजन हमारे बैलेंस नहीं थे, तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो 1 को 2 के बराबर करने के लिए 2 का गुणा करते हैं। तो ऐसा करने पे सोडियम हो गए 2 दूनी 4, इधर सोडियम 1 है, इसमें 4 का गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि सोडियम ने ऑक्सीजन से अपक्रिया की और सोडियम ऑक्साइड बनाया Na2O। इसी तरह से बच्चों अगर दूसरी धातु हम मैग्नीशियम ले लें तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अपक्रिया करके बनाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बच्चों यहाँ MgO मैंने क्यों लिखा, यहाँ Na2O क्यों लिखा, इसके लिए बच्चों आपको आयनिक यौगिकों का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों जो सोडियम होता है, आपने को अभी मैंने आपको बताया था कि सोडियम पे 1 प्लस आवेश होता है, 1 प्लस आवेश होता है, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन त्याग करता है अष्टक पूरा करने के लिए। और ऑक्सीजन बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अब इनसे जब यौगिक आप बनाएंगे तो यहाँ बच्चों 1 है, यहाँ 1 लिखा नहीं गया, चलो लिख भी लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आवेशों की जो संख्या होती है उनका कैंची गुणा किया जाता है यौगिक बनाने के लिए। तो 2 का गुणा Na में होगा और 1 का गुणा O में होगा। 1 लिखा नहीं जाता है बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे कहा लिखा नहीं जाता है। आप समझने के लिए समझ लीजिए कि 1 का गुणा इसमें होगा और 2 का गुणा Na में होगा। तो इससे जो यौगिक बनेगा वो क्या बनेगा, Na2O। बच्चों मैग्नीशियम वाला केस मैंने आपको बताया था कि मैग्नीशियम स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो इसलिए इस पर जो आवेश होता है वो 2 प्लस होता है और ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है। तो बच्चों जब इन दोनों के संयोग से आयनिक यौगिक बनता है तो इसके आवेश की संख्या का इसमें गुणा होता है और इसके आवेश की संख्या का इसमें गुणा होता है और यौगिक बनता है Mg2O2। मैथ की भाषा में ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ओवरऑल यौगिक आता है MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो इस तरह से बच्चों ये सारी चीजें आपको पिछली क्लासों में बताई गई होंगी, थोड़ा मैंने आपको रिफ्रेश कर दिया।
तो बच्चों अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 का गुणा कर दो और फिर मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का गुणा कर दो। कुल मिला के आप देख पा रहे हैं कि ये धातु है और धातुओं से ऑक्सीजन अपक्रिया करके क्या बना रहा है, ऑक्साइड बनाता है। अब बच्चों अगर हम अधातु ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने सल्फर ले लिया, अधातु में सल्फर ले लिया और ये ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2। इसको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। इसी तरह से बच्चों अगर हम अधातु ले लेते हैं कार्बन, तो कार्बन ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है धातु व अधातु ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ मैंने मैग्नीशियम और कार्बन का एग्जाम्पल लेकर के आपको शो किया। अब बच्चों जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुल करके क्षार बनाते हैं और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुल करके अम्ल बनाते हैं। देखिए इसी कारण से धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय। यहाँ पर बच्चों मैंने क्लियर किया है, ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है MgO। इसको जब बच्चों जल में घोलते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये जल में घुल जाता है और घुल करके क्या बनाता है, MgOH का होल ट्वाइस। अब बच्चों बैलेंसिंग अगर आप इसकी चेक करो तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। इसी तरह से बच्चों जब अगर हम सोडियम का ऑक्साइड जल में घोल दें, इसको थोड़ा बच्चों मैं हटा रहा हूं, अगर हम सोडियम का ऑक्साइड जल में घोल दें यानी कि Na2O को किस में डाल दें, पानी में डाल दें, तो बच्चों एक हाइड्रोक्साइड बनता है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो बच्चों कहने का मतलब है कि जब धातुओं के ऑक्साइड जल में घोले जाते हैं तो वो घुल करके क्षार बनाते हैं। अब बच्चों अधातुओं के ऑक्साइडों की बात कर लेते हैं। बच्चों अधातुओं के ऑक्साइड जब जल में घोले जाते हैं तो वो अम्ल बनाते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर मैंने सल्फर का ऑक्साइड लिखा है SO2। अगर बच्चों SO2 को पानी में डाल दें, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड को हम किस में डाल दें, पानी में, तो एक अम्ल बनता है H2SO3। ये बच्चों सल्फ्यूरस अम्ल है। क्या नाम है इसका, सल्फ्यूरस अम्ल है। और अगर हम CO2 को पानी में डाल दें तो बच्चों यहाँ मैंने आपको बताया कि H2CO3 बनता है, ये कार्बोनिक अम्ल है, इसका नाम है कार्बोनिक अम्ल। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि ऑक्साइड धातु और अधातु दोनों बनाते हैं, लेकिन धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अब बच्चों आते हैं हाइड्राइड बनाने का गुण। बच्चों जब धातु की हाइड्रोजन से अपक्रिया कराई जाती है तो धातुओं का हाइड्राइड बनता है और जब अधातुओं की हाइड्रोजन से अपक्रिया कराई जाती है तो अधातुओं का हाइड्राइड बनता है। जैसे मैंने यहाँ पर सोडियम की अपक्रिया हाइड्रोजन से कराई है तो सोडियम हाइड्राइड बना है। यहाँ पर बच्चों आपको इसको क्लियर करा देते हैं। मैंने सोडियम की अपक्रिया किससे कराई है, H2 से, तो क्या बना है NaH। इसको बच्चों कहते हैं सोडियम हाइड्राइड। अब बच्चों चूंकि रिएक्शन बैलेंस में लिखनी होती है तो इसको जरा बैलेंस करते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं और 2 का गुणा करने पर सोडियम डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो सोडियम बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं। कुल मिलाकर के धातुएं हाइड्रोजन से अपक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। इसी तरह से बच्चों अगर हम अधातु ले लें, यहाँ पर जैसे मैंने नाइट्रोजन अधातु ले ली, इसकी जब हम हाइड्रोजन से अपक्रिया कराते हैं तो भी हाइड्राइड बनता है और इसका नाम होता है बच्चों NH3। इसको अमोनिया कहते हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए आप सबसे पहले हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 3 है, 2 को 3 के बराबर या 3 को 2 के बराबर करने के लिए 2 में 3 का गुणा कर दो, 3 में 2 का गुणा करो, यानी कि यहाँ हम 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ 2 का गुणा कर देंगे, तो हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि अधातुओं के हाइड्राइड स्थायी होते हैं, अधातुओं के हाइड्राइड स्थायी होते हैं और धातुओं के हाइड्राइड अपेक्षाकृत अस्थायी होते हैं, यानी कि अनस्टेबल होते हैं। किनके कंपैरिजन में, अधातुओं के हाइड्राइडों के कंपैरिजन में। तो बच्चों अब इसकी ये 2 केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैंने अभी आपको समझाई है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसे कॉपी में नोट करो। इसके बाद दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब बच्चों आते हैं केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 3 पर, और ये केमिकल प्रॉपर्टी है तनु अम्लों से अपक्रिया। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ धातुओं को ध्यान में रखना है। वो धातुएं बच्चों मैंने राइट डाउन कर दी है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। कौन कौन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। ये बच्चों धातुएं ऐसी हैं जो तनु अम्लों से अपक्रिया करके H2 गैस मुक्त नहीं करती।
तनु HCl या तनु H2SO4 या तनु HNO3 से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। कौन कौन? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड। इसके अतिरिक्त जो भी धातुएं हैं वो तनु अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम धातु ली है, अगर आप सोडियम धातु लें, कौन सी? सोडियम, और इसकी डाइल्यूट HCl, तन को बच्चों डाइल्यूट कहते हैं, से अपक्रिया करा दें तो बच्चों NaCl बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। गैस है इसलिए ऊपर की तरफ एरो बनाया जाता है, चूंकि गैस ऊपर की तरफ भागती है। अब इसको बैलेंस करना है तो बच्चों हाइड्रोजन बैलेंस करो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ 2 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ 2 का गुणा किया तो बच्चों Cl 2 हो गए तो यहाँ 2 का गुणा करो। जब यहाँ Cl आपने बैलेंस किए तो सोडियम डिसबैलेंस हो गए तो यहाँ 2 का और गुणा करो। तो इस तरह से बच्चों जब धातुओं की तनु H2SO4 या तनु HCl से अपक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, बशर्ते ये धातुएं आप छोड़ दीजिए। अभी इसी चैप्टर में बच्चों मैं आपको बताऊंगा विद्युत रासायनिक श्रेणी, और उस विद्युत रासायनिक श्रेणी से आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से नीचे होता है वो धातुएं तनु अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। यहाँ पर ये जो मैंने धातुएं लिखी हुई हैं ये हाइड्रोजन से नीचे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, इस कारण से ये तनु HCl या तनु H2SO4 से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। और जो धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो सभी तनु H2SO4 या तनु HCl से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अब बच्चों अधातुएं जो होती हैं वो तनु अम्लों से अपक्रिया नहीं करती हैं, यानी कि अधातुओं पर तनु अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब ना आते हैं बच्चों नंबर 4 पर, लवणों का विद्युत अपघटन। लवण क्या है ये आप समझ चुके हैं पिछले चैप्टर में। बच्चों जब किसी लवण को बर्तन में लेकर के, एक बर्तन में, मान लो ये बर्तन है, इसमें मैंने सोडियम क्लोराइड लवण लिया और उसको पानी में घोल दिया और इसमें मैंने 2 चालक धातु की प्लेटें डाली। क्या डाली? चालक धातु की प्लेटें डाली और इनमें लगा दिया वायर। क्या लगा दिया? वायर। इसको विद्युत स्रोत के प्लस पॉइंट से जोड़ते हैं और एक को माइनस पॉइंट से जोड़ते हैं। जिस प्लेट को विद्युत स्रोत के प्लस पॉइंट से जोड़ा जाता है उसको बच्चों एनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोड। और जिसको माइनस पॉइंट से जोड़ते हैं उसको कैथोड कहते हैं। बच्चों एनोड कैथोड को संयुक्त रूप से इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड। जिन चालक प्लेटों के द्वारा लवण के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इलेक्ट्रोड जैसा कि मैंने बता दिया 2 तरह के होते हैं, एक को एनोड कहते हैं, एक को कैथोड कहते हैं। बच्चों अब जब हम एनोड और कैथोड को तार के द्वारा विद्युत स्रोत के प्लस और माइनस पॉइंट से जोड़ देंगे तो ये जो लवण का विलयन भरा हुआ है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और इसमें जो प्रक्रिया होती है उसको बच्चों कहते हैं विद्युत अपघटन। क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन। यानी कि विद्युत के द्वारा अपघटन होना विद्युत अपघटन कहलाता है। और विद्युत अपघटन किसका होता है बच्चों? NaCl का, क्योंकि इसमें NaCl का विलयन भरा है। बच्चों जैसे आप इसमें जब NaCl डालते हैं पानी में तो NaCl क्या काम करता है? 2 आयन बनाता है। कौन कौन बनाता है? Na+ बनाता है और Cl- बनाता है। जब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों, ये आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो बच्चों मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। NaCl क्या काम करता है? Na+ बनाता है और Cl- बनाता है। जब बच्चों इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इस विलयन में, लवण के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। बच्चों ये लवण का जो विलयन है ये विद्युत अपघट कहलाता है, विद्युत अपघट कहलाता है। इसको आगे कक्षाओं में आपको क्लियर किया जाएगा। यहाँ बच्चों इसी तरह से आप इसको समझ लो कि लवण का ये जली विलयन है और ये विद्युत अपघट का कार्य कर रहा है। इसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जो प्रक्रिया होती है उसको विद्युत अपघटन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो धातुएं होती हैं वो कैथोड पर इकट्ठा होती हैं, यानी कि कैथोड पर माइनस प्लेट पर इकट्ठा होती हैं, और जो अधातुएं होती हैं वो प्लस प्लेट पर इकट्ठा होती हैं, यानी कि एनोड पर इकट्ठा होती हैं। किस पर इकट्ठा होती है? एनोड पर।
तो बच्चों देखा मैंने यहाँ लिखा है NaCl का विद्युत अपघटन, तो कैथोड पर मैंने क्या किया, Na प्लस को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसका जो प्लस चार्ज है वो खत्म हो गया और ये किस में चेंज हो गया, Na में चेंज हो गया, यानी कि सोडियम धातु बन गई। ये प्रक्रिया होती है कैथोड पर। बच्चों मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया जाता है जिस प्रक्रिया में, उसको हम अपचयन कहते हैं। तो ये प्रक्रिया कैथोड पर जो हो रही है, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है अपचयन। पिछले चैप्टर में मैंने ऑक्सीकरण और अपचयन को समझाया था, तो ये अपचयन है बच्चों। इलेक्ट्रॉन जिस प्रक्रिया में ग्रहण किए जाते हैं उसको हम अपचयन कहते हैं। और बच्चों कैथोड पर, एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ये जो Cl माइनस आयन है, Cl माइनस आयन है, कहाँ, ये Cl माइनस, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक जो इस पे इलेक्ट्रॉन आ गया था वो त्याग कर देता है और Cl में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, तो इसको बच्चों कहते हैं ऑक्सीकरण। तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाए तो उस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए तो उस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। और बच्चों जब ये Cl यहाँ से मुक्त हो जाता है तो Cl मिलकर के Cl2 बना लेते हैं, और ये Cl2 हमें मिलती है एनोड पर। तो Cl2 क्या है, अधातु है, क्या है, अधातु है, और ये कहाँ मिलती है, एनोड पर। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि लवणों के विद्युत अपघटन के फलस्वरूप धातुएं कैथोड पर और अधातुएं एनोड पर मुक्त होती हैं। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है, और यहाँ पर मैंने ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रिया कैथोड और एनोड पर लिख दी है। एनोड पर ऑक्सीकरण है और कैथोड पर अपचयन है। तो बच्चों यहाँ से धातु और अधातु के रासायनिक गुण कंप्लीट होते हैं, और धातु क्या है, अधातु क्या है, इसकी पहचान क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, चाहे वो धातु हो या अधातु हो, उपधातु क्या है, और धातु अधातु के रासायनिक गुण क्या हैं, ये सब बच्चों मैंने इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया। आप जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और नोट करो कॉपी में। अब बच्चों इस लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बच्चों अगर ये लेक्चर वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।